नमस्कार, संसद टीवी के खास कार्यक्रम आपके संसद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और आपके संसद की इस खास कड़ी में आज हम आपको मिलवाएंगे एक बेहद ही खास मेहमान से। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी से। लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपेयदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने विवादों को लेकर जानी जाती हैं, साथ में उनकी एक पहचान है उनके काम को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को लोग प्यार से साध्वी दीदी या दीदी माँ के नाम से भी जानते हैं। तो सीधे मिलते हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से और जानते हैं उनके पूरे संसदीय यात्रा के बारे में और साथ में किस तरह से एक सांसद के तौर पर इस समय वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। दीदी माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी के खास कार्यक्रम आपके सांसद में। आप साधु सन्यासी थी, संघ का काम आपने किया, लेकिन अब आप सांसद हैं भोपाल से। तो सांसद से लेके और साधु सन्यासी के बीच में एक लंबा अंतराल था। तो सबसे पहले अगर हम अपना समझना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि आपकी राजनीति में एंट्री हुई कैसे? बड़ा ही रोचक है लेकिन सहज है। ये कहा जाता है जहाँ धर्म की हानि होती है वहाँ पर धर्म अपना किसी न किसी रूप में अपने को स्थापित करने के लिए किसी न किसी को निमित्त बनाता है। ये प्रकृति है। सनातन धर्म में ये निश्चित रूप से कहा गया है कि जबरदस्ती किया कुछ नहीं जाता, जो हो जाता है वह प्रकृति है। और इस प्रकृति का ही ये कारण रहा कि मैं वास्तव में मैंने बहुत स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है। मैं संगठन मंत्री भी रही हूँ, विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, भोपाल में ही रही हूँ, उज्जैन में भी रही हूँ। लेकिन ये जो एकदम से मुझे राजनीति का जो विषय आया वो विषय एक बहुत ही एक राष्ट्रीयता को लेकर के ये विषय रहा। हमारे देश में सबको स्वतंत्रता है अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति को लेके, लेकिन हमने अपने ही देश में बड़ा कष्ट महसूस तब किया। अपने ही देश में हमारा हर किसी के मत और पंथ को सम्मान की स्थिति से देखा जाता है, लेकिन जो धर्म है, सनातन धर्म है, उस पर कुठाराघात किया जाता था। और इस निमित्त मुझे एक बहुत बड़े षड्यंत्र में, देश के विरुद्ध षड्यंत्र में भगवा आतंकवादी कह करके और मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करके और मुझे जेल में रखा और इतना भयानक प्रताड़ित किया, अकल्पनीय। तो ये तो सहन था मुझे कि भाई आप प्रताड़ित कर रहे हैं, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये तो समझ में आता। लेकिन भगवा को आतंकवाद कह देना, जो भगवा पूजनीय है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी है। सन्यासियों का अपना एक इस रंग को अग्नि कहा जाता है कि अग्नि जैसा प्रज्वलित रहता है। सन्यासी जो होता है वो सदैव प्रज्वलित होकर के ये भगवा धारण करता है, अपने जीवन का सर्वस्व त्याग कर देता है और फिर वो प्रज्वलित होता है, सदैव निरंतर प्रज्वलित रह करके समाज को प्रकाशित करता है। उस भगवा को आपने, जो पूजनीय था, उस भगवा को आपने आतंकवाद कह दिया। जब ऊपर वाले का आदेश होता है तो निश्चित रूप से वह कार्य सफल होते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा मार्ग कभी गलत नहीं है, मेरा लक्ष्य गलत नहीं है, मेरा कर्म गलत नहीं है, मेरा भाव गलत नहीं है। तो फिर जो स्वीकार्यता होती है वो जन सामान्य से स्वीकार्यता होती है और आदेश ऊपर से आता है। निमित्त हमारा संगठन बनता है और मैं चुनाव लड़ी और सब लोगों ने बिल्कुल मन से, खुले मन से उस चुनाव को लड़ा। यदि आप राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं, धर्म के लिए समर्पित होते हैं, आप इस समाज की पीड़ा के लिए अपनी पीड़ा समझ करके आप समर्पित होते हैं समाज को, तो निश्चित रूप से जनता आपको स्वीकार करती है। आप 2019 में पहली बार सांसद बनी, छात्र राजनीति से अब आप फुल राजनीति में आ गई थी। साधु सन्यासी की तौर पे जीवन आपका, सार्वजनिक जीवन सबको पता है।
संसद में आके संसदीय परंपराओं की अगर आप बात करें एक सांसद के तौर पे, तो अब अपने उस कर्तव्य को आप कैसे लेती हैं? सांसद होने का तो प्रथम बार ही मुझे अनुभव हुआ। जनता ने चुन कर के भेजा, जनता की अपेक्षाएं थीं, तो उनकी जो अपेक्षाएं हैं बहुत अच्छे से पूरी हो रही हैं, क्योंकि केंद्र में माननीय मोदी जी की जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सब योजनाएं भोपाल में बहुत अच्छे से क्रियान्वित होती हैं। हम निमित्त बनते हैं, संसद में अपने जनता की आवाज़ उठाते हैं। बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं कि जो जनता अपेक्षा करती है कि दीदी को वहाँ उठाना चाहिए। हर किसी का विश्वास मेरे पास है, तो वो कहते हैं कि ये विषय हमारा, तो मैं उनसे कह देती हूँ आप निश्चिंत रहिए, ये विषय मैं संसद में उठाऊंगी। जब संसदीय परंपरा की बात की तो बहुत सारे पहर निर्धारित होते हैं संसदीय परंपरा में, जिसमें शून्यकाल हुआ, प्रश्नकाल हुआ या 0 आवर हुआ, नियम 377 हुए, जिसमें आपको जिस आकांक्षा से जनता ने चुन के भेजा है उसकी आवाज़ को मुखर करने का जो दायित्व है वो आपका है। कितना इम्पोर्टेंट पहर है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, भोपाल को लेके आपके वो कौन से ऐसे विजन जिसको आपने आवाज़ इस लोकतांत्रिक मंदिर में दी? जैसे एक विषय है कि भोपाल राजधानी प्लेस है, भोपाल से जबलपुर काफ़ी दूर पड़ता है, वहाँ पर एक पीठ होना चाहिए, एक हाई कोर्ट की एक खंडपीठ होना चाहिए वहाँ, और इसलिए बेंच होना चाहिए, इसलिए मैंने उसकी डिमांड रखी, 377 में रखी। शून्यकाल में भी मैंने जहाँ जहाँ जिस जाति पर कहीं कोई मतभेद है या किसी प्रकार से वो पीछे हट रहे हैं, अभी जैसे मैंने इसी बार मुद्दा उठाया था कि जो रजक समाज है, उस रजक समाज में कहीं वो अनुसूचित जाति में आ रहे हैं और कहीं वो अनुसूचित जाति में आ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की स्थिति थी, तो उसमें मैंने विषय उठाया और उस विषय को मैंने सम्मिलित करवाया, और ये विषय चल भी रहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विषयों को प्रॉपर लेकर के, और ये बिल पास हुआ उसमें। तो मैंने उसमें अपना विषय रखा, हमारे जनता का रजक, हमारे भोपाल का जो रजक समाज, पूरे प्रदेश का जो रजक समाज है मध्य प्रदेश का, बहुत खुश है। महिलाओं से लेकर के विषय मैंने उठाया है, साधु संतों की हत्या अगर हुई है तो वो विषय मैंने उठाया है, ऐसे विकास के मुद्दों को मैंने उठाया है। ये सांसद होने के नाते जो मेरा कर्तव्य है मैं वो पूर्ण करती हूँ। भोपाल की जनता को आपके ऊपर एक अटूट विश्वास है, और वो फेथ जनता में, खासकर अगर बात करें महिलाओं को, तो वो तो बड़ा ही असीम है वो आपके साथ। वो संबंध जब भी उसकी चर्चा होती है तो वो दीदी महाराज को इतने विश्वास के साथ और इतना आत्मीय संबंध है, उसके पीछे की दीदी क्या वजह है? महिला होने के नाते महिलाओं को लगता है कि हमारी बात बहुत अच्छे से सुनी जाएगी। महिलाओं को लगता है कि हम कहती हैं आकर के, वो ग्रुप वाइज आती है, कहती है कि दीदी हम बहुत जगह गए, अपनी बात रखी, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई, और अच्छे से सुना भी है तो कह दिया अच्छा ठीक है देखते हैं। लेकिन जब हम आपके पास आते हैं और हमने तो सुना कि आप बड़े अच्छे से सुनते हैं, किसी भी विषय को पूरा सुनते हैं, फिर उसको तत्काल करने का प्रयास करते हैं, तो हमें विश्वास है आप तो कर दोगे। संसद के अंदर और संसद के बाहर मुखर रहना हर जनप्रतिनिधि का, हर सांसद का एक मूल कर्तव्य है और होना भी चाहिए। लेकिन आखिर वजह क्या है, अगर हम उसकी डेप्थ में जाएं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अगर कोई बात कहती हैं तो उसको विवादित बयान के तौर पे देखा जाता है, उसकी बात की वजह आखिर है क्या? मेरा कहना पूरा देश नहीं पूरा विश्व सुनता है, और इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ, कोई भी बात, आज तक का बयान मेरा उठा करके देख लो, मैंने किसी का अपमान नहीं किया है। अगर मैंने किसी को गोरा कहा तो सब काले हैं, ऐसा नहीं है जी, ये भी मानना चाहिए। मैंने किसका नाम लिया? मैंने गलत किसी को नहीं कहा, मैंने अपमान किसी का नहीं कहा, गाली किसी को नहीं दी, अभद्र भाषा का उपयोग किसी के लिए नहीं किया। पर फिर क्या कारण है? तो फिर कारण ये है कि जिस प्रकार से भगवा को आतंकवाद कह करके मुझे निमित्त बना करके इन्होंने जेल में डाला, इनका जो भगवा आतंकवाद, हिंदुत्व आतंकवाद, जो इन्होंने एक बहुत बड़ी स्टोरी देश के विरुद्ध रची थी, षड्यंत्र रचा था, वो षड्यंत्र इनका विफल हो गया। और ये प्रभु की कृपा है कि देश को बड़ी अच्छी
नीतियाँ, बहुत अच्छा विकास, बहुत अच्छा कार्य, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, बहुत अच्छी समाज और समाज की सुरक्षा, देश सुरक्षित, संस्कारित, सब कुछ मिलने वाला है और ये हमारे मोदी जी के शासन में होने वाला है। चलिए, आपने मोदी जी के शासन की बात की, तो अगर हम 9 साल के, अब सांसद के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 9 साल के अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखें तो बहुत सारे ऐतिहासिक परिवर्तन, बहुत सारे ऐतिहासिक कानून हुए हैं। अगर मैं कानूनों की सबसे पहले बात करूं, जिसमें जीएसटी, जम्मू कश्मीर का बिल, ट्रिपल तलाक, बहुत ऐसे कई सारे अहम कानून इस संसद ने पारित किए। आप उन कानूनों को कैसे देखती हैं और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कानून जिसकी आप व्याख्या करना चाहती हैं? मैं लूँगी 370, मैं लूँगी ट्रिपल तलाक, मैं लूँगी राम मंदिर। भारत स्वतंत्र है, परंतु एक भाग जो भारत माता का शीश है उसमें हमेशा पीड़ा रही। क्यों रही? कांग्रेस की नीति के कारण। वो पीड़ा को दूर करने का कर्तव्य देशभक्तों का था और वो जब कहते थे, तब से लेकर के जब मैं विद्यार्थी परिषद में भी थी तब भी वो विषय विद्यार्थी परिषद का था। जब मैं संसद में आ गई तो पूर्ण विश्वास था कि 370 तो हटेगा। तो वो अनुच्छेद 370 हटा और आप कल्पना नहीं करोगे कि मेरे उस दिन पैरों के नीचे ऐसा लग रहा था कि ज़मीन नहीं है, मैं उड़ रही हूँ। मैं वोट कर रही थी, मेरे हाथ इतने हल्के थे, मैं इतनी आह्लादित थी, इतनी प्रसन्न थी कि आज मेरा देश पूर्ण स्वतंत्र है। आज मेरे देश का जो कश्मीर, जो मेरा भारत माता का शीश था, आज उसकी पीड़ा दूर हुई है। आज वहाँ के लोगों को भी विकास का मतलब समझ में आएगा, वहाँ के लोगों को भी एक स्वतंत्रता महसूस होगी, वहाँ के लोग भी निर्भय हो जाएंगे, भय मुक्त होंगे, वहाँ के लोग भी अच्छे से अपना भरण पोषण, शिक्षा पाएंगे, अपना स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं और आतंक से मुक्त हो सकते हैं। ये सब उनका जो अधिकार है उनको प्राप्त होगा और हमारा देश वास्तव में अखंडता की ओर बढ़ चला है। दूसरा हमारा ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक में महिलाएं पीड़ित होती थी। हमारे पास महिलाएं आती थीं, पहले भी आती रही, मैं सामाजिक काम करती थी तो पहले भी महिलाएं हमारे पास आती थी, हम उन संघर्ष करते थे और संघर्ष में कुछ हाथ में नहीं आता था क्योंकि ट्रिपल तलाक, नियम कानून, उनका अपना नियम कानून अलग से चलता है पूरे देश में। संविधान 1 विधान 2, ये नहीं होना चाहिए था पर ये हो रहा था। तो वो ट्रिपल तलाक हटाने का महिलाओं को एक बहुत ही अच्छा जीवन देने का निर्णय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा। सन्यासी होने के नाते भी ये बात कह रही हूँ कि इतनी संवेदनशीलता हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिखाई और ट्रिपल तलाक लेकर के आए। महिलाओं के मन इतने प्रफुल्लित थे, महिलाएं अपने आगे के भविष्य को देख करके प्रसन्न थी जो पीड़ित थी। तीसरा एक था कि हमारे देश पर एक कलंक था, क्या कि मुगल काल में जिस प्रकार से हमारे प्रभु राम जी के मंदिर पर कुठाराघात किया गया, उसको तोड़ा गया, उसके स्थान पर एक गुंबद ऐसा खड़ा कर दिया गया जो कि एक मस्जिद के आकार का था और हमारे रामलला का जन्म स्थली जो थी वो तोड़ करके और उसको खंडित करके हमारे हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की जो भावनाएं, उनको आहत किया गया। हजारों लाखों साधु संत उसमें समर्पित हुए, उसमें आहूत हुए, लेकिन कोई ये उनकी पीड़ा समझने वाला नहीं था। निरंतर वहाँ संकीर्तन चल रहा था, ताला लगा दिया गया, कभी उसकी कोई चर्चा नहीं हो। जैसी चर्चा होती थी तो मुस्लिम वर्गों को भड़का दिया जाता था। क्या मतलब है इसका भड़काने का? और वो लोग भड़क जाते थे। कुछ स्वार्थी लोग होते थे, वो उसके लिए खड़े हो जाते थे। पर सच क्या है? सच ये है कि रामलला का मंदिर है, वहाँ मंदिर भव्य बनना ही चाहिए, उसको निर्विवाद करना ही चाहिए। उसको हमारी आस्था है, भाई हम खड़ा कर रहे हैं, हमारा देश है, हमारे रामलला, यहाँ उनका जन्म हुआ, हम नहीं बनाएंगे तो क्या पाकिस्तान बनाएगा या अन्य देश बनाएंगे, अरब देश बनाएंगे? अभी तो अरब देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वहाँ भी मंदिर बनने लगा। एक सांसद के तौर पे आपका लगभग 5 साल का कार्यकाल होने वाला है। अगर बड़े कार्यों की बात करूं, चाहे उसमें भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की कुछ नीतियां हो, राज्य सरकार की नीतियां हो, सड़क, पानी, बिजली को लेकर, तो किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? अभी मुझे तो लगता है कि गिनाना कठिन हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन
भोपाल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे से किया। जैसे कि अभी कोरोना आया, कोरोना से लेकर अभी तक निरंतर अनाज गरीबों को निःशुल्क मिलता रहा पूरे देश में। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अभी इतने रोगी जो बड़े से बड़ी तकलीफ़ों का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, वो निःशुल्क 5 लाख का और भी अभी योजना उसमें लागू हो गई है, उनका सबका लाभ गरीबों को मिल रहा है। उज्ज्वला गैस योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों के जन्म से लेकर के बेटियों के विवाह तक और विवाह से लेकर के उनकी पढ़ाई, पढ़ाई से लेकर विवाह, विवाह से लेकर उनके भविष्य, इस सब का चिंतन करते हुए निःशुल्क या उनको मार्गदर्शन देते हुए उनको आधारभूत खड़ा कर देना, ये हमारे माननीय मोदी जी ने किया है। नल जल योजना के अंतर्गत घर घर नल, नल में जल। ट्रांसपोर्ट को लेके जिस तरह नितिन गडकरी और उनका मंत्रालय काम कर रहा है, खासा अहम है। आपका संसदीय क्षेत्र भी एक अगर देखें आधारभूत संरचना से तो काफ़ी समृद्ध है। क्या आप मानते हैं कि आपके संसदीय क्षेत्र की हर विधानसभा की हर गांव जो है सड़क योजना से कनेक्ट हैं, और क्या नेशनल हाईवे और हाईवे की किस तरह की परिकल्पना भोपाल को लेकर की गई है? गांव से लेकर के और शहर को जोड़ना, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके अंतर्गत लोगों को बड़ा लाभ मिला है। मुझे लगता है कि एक रोड का नाम नहीं गिना सकते, एक उसका ब्रिज का नाम नहीं गिना सकते, क्योंकि शहर में जहां ट्रैफिक जाम हुआ वहां ब्रिज बनना स्वीकार्य हुआ। वो विलंब भी नहीं करते, उनके पास जैसे ही प्रोजेक्ट जाता है वो विलंब नहीं होता है, काम होता है। हम अपनी डिमांड रखते हैं, सीएम से भी रखते हैं, हम अपनी डिमांड यहाँ भी रखते हैं, और वहाँ तो तुरंत स्वीकार्यता होती है। और अगर कहीं विलंब होता है तो वो कह देते हैं ये इसमें थोड़ा सा विलंब हुआ है इस कारण से, और ये तुरंत होगा। तो जो हाईवे बनाए हैं, 6 लेन बनाए, 4 लेन बनाए, इसमें आना जाना इतना निर्बाध गति से हुआ है कि लोगों को विकास करने के अवसर खुल गए। विकास किसी एक चीज़ से नहीं होता कि हम गए, हमने ये काम करके, ये कह के और ये काम रख दिया, ये प्रोजेक्ट आ गया है साहब अब आप करिए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए जिन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है वो साधन उपलब्ध करा दीजिए, और विकास के प्रोजेक्ट अपने आप खुल करके सामने आएंगे, लोग विकास करना प्रारंभ कर देंगे, और वो हो रहा है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। विकास का पर्याय भारतीय जनता पार्टी है, या भारतीय जनता पार्टी का पर्याय विकास है। विकास होना भी चाहिए। और सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफ़ी करीब रहा है, बच्चियों के एजुकेशन को लेकर लगातार काम करते हैं। और जिस तरह से आपने महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबी महिलाओं को लेकर कई प्रकल्प चलाए हैं, तो आपके संसदीय क्षेत्र की महिलाएं कितनी समर्थ, सामर्थ्य और एजुकेशन के क्षेत्र में किस तरह से उनके लिए कार्य किया जा रहा है? बहुत अच्छी नीतियाँ जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू की, स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं उन तक के लिए योजनाएं लेकर के आए हैं, और छोटे छोटे ग्रुप जो महिलाओं के बने हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके माध्यम से बड़े से बड़ा कार्य हो रहा है। मुझे लगता है कि ये महिलाओं के लिए, परिवारों के लिए एक बहुत बड़े स्वावलंबन का काम हुआ है। देश स्वावलंबी हो जाता है जब परिवार स्वावलंबी होता है, तो समाज स्वावलंबी होता है, फिर देश हो जाता है। देश हमारे परिवार से मिलकर के देश तक की भावना से हम जुड़ जाते हैं। आज उनके खाते हैं, बैंक अकाउंट हैं, उन बैंक अकाउंट में यहाँ से जब केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं के द्वारा जब पैसा जाता है तो 100% पहुँचता है, एक बड़ी बात। दूसरी बात कि उस पैसे से महिलाओं का जो सम्मान बढ़ता है, जो आत्मबल बढ़ता है, आत्म स्वाभिमान बढ़ता है, उसकी तुलना किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती। तो महिलाएं बड़ी प्रसन्न हैं। दूसरी बात, किसान, तो किसान जो है जब उसका खाता खुला, क्या कहा माननीय मोदी जी ने कि एक छोटे से बच्चे का भी खाता खुलना चाहिए, हर किसी का खाता खुलना चाहिए। तो जब किसानों का खाता खुला तो किसानों के खाते में 6,000 रुपये ये भेजे जा रहे हैं केंद्र की तरफ से, 4,000 मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है, 10,000 रुपये किसानों के खाते में पहुंच रहे हैं। इतना बड़ा सहयोग किसानों के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन ने, माननीय मोदी जी के शासन ने उसमें कर दिया है। संवाद एक बड़ा माध्यम होता है जनता और उनके जनप्रतिनिधि के तौर पे।
आप सांसद चौपाल लगाती हैं, जनता के बीच में संवाद स्थापित करती हैं। जनता की किस तरह की समस्या होती है जिसको लेकर वो आते हैं, और क्या एक जनप्रतिनिधि, एक जिम्मेदार सांसद के तौर पे अब आपको लगता है कि आप उनकी समस्याओं को प्रॉपर एड्रेस कर पा रही हैं? हाँ, जनता का बड़ा विश्वास है मेरे ऊपर। जब कोई जिस डिपार्टमेंट से समस्या लेकर के आता है तो जनता के सामने उसके प्रश्न को सुनते हैं, उसकी समस्या को सुनते हैं, तत्काल उस डिपार्टमेंट के व्यक्ति से बात करते हैं कि इनका क्या स्टेटस है, अभी तक इनका क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, कब तक हो जाएगा, क्या समस्या आ रही है, मुझे बताइए। तो उनका तुरंत स्टेटस पता चलता है, और स्टेटस पता चलते हुए अगर वो काम थोड़ा कुछ दिन में होने वाला है तो आप कितने दिन में करके देंगे, और उतने दिन में करके देंगे आप, इस बात के लिए हम लिखते हैं और फिर उनसे कहते हैं क्या ये कार्य हो गया है, पूछते हैं डिपार्टमेंट से। तो इससे जनता को बड़ी सहूलियत मिलती है। उनको लगता है कि लो, हमारी सांसद हमारे द्वार आ गई। हम अपनी सांसद के लिए इतनी अप्रोच रखते हैं कि भाई सांसद हमें इतनी सहजता से मिलती है और हम अपनी बात कह पाते हैं। इतनी भीड़ आती है, इतने लोग आते हैं, महिलाएं भी बहुत आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, और समाज के लोग ग्रुप वाइज भी आते हैं हमें अपनी समस्याओं के केंद्र के द्वारा समाधान करवाने के लिए। तो वो भी हम लेते हैं, उनके ज्ञापन लेते हैं, हम वहाँ उनकी सुनवाई करते हैं। तो उसमें अगर कुछ तुरंत के होने वाले काम है या तुरंत ही हो सकता है तो हम तत्काल फ़ोन भी कर देते हैं। संसदीय क्षेत्र के लिए अगर कुछ विजन की बात करूं, आप सांसद हैं, भोपाल से चुनकर आती हैं, क्या विजन आपने रखे हैं कि इन 5 सालों में मैंने जितना काम किया और उसमें मेरा विजन अभी कुछ रह गया, और आगे अगर मुझे मौका मिलता है पुनः एक बार तो वो 5 साल में मैं इन विषयों पे फोकस करूंगी, चाहे विमेन एम्पावरमेंट को लेके, चाहे एजुकेशन को लेके, वो कौन से सेक्टर या वो कौन से विजन है जिस पर आप अभी और कार्य करना चाहती हैं? सबसे पहले तो बालिकाओं की शिक्षा, या सभी बच्चों की शिक्षा, विशेष तौर पे बालिका इसलिए कहते हैं कि वो पढ़ लेती हैं लेकिन आगे क्या करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक मैं बालिकाओं को विज़न देती हूँ कि किस प्रकार से आप आगे काम कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ शिविर भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें जल्दी सफलता मिलेगी और विद्यार्थियों को ये पता चलेगा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, हम क्या अपना रोज़गार प्रारंभ कर सकते हैं या रोज़गार कर सकते हैं, उसमें क्या सुविधाएं, एक मार्गदर्शन। मैं इसके लिए प्रयास कर रही हूँ कि आईटी पार्क वहाँ बने और आईटीज़ कंपनी वहाँ पहुँचे, जिससे कि हमारे यहाँ की योग्यता अपने क्षेत्र के लिए भी कुछ कर सके, देश के लिए भी कुछ कर सके, और विद्यार्थियों की योग्यता उनके भविष्य के निर्माण के साथ स्थापित हो सके। प्रधानमंत्री सहायता कोष से जो स्वास्थ्य के लिए मिलता है उसमें भी मैं अविलंब करती हूँ, और मैंने कह के रखा है कि इसमें विलंब गलती से नहीं करना, क्योंकि सफ़र कौन करता है, पेशेंट, तो वो नहीं होना चाहिए। जिनको आवश्यकता है मैं उनको देती हूँ, मिलता तो सरकार से है और उसका वितरण हमारे माध्यम से होता है। तो वितरण मैं बड़ी कुशलता के साथ करती हूँ कि जिसको मिलना चाहिए वहाँ पहुँचना ही चाहिए। गरीबों को कभी भी जितना सहयोग हो सकता है वो पूर्ण रूप से करना चाहिए, और मैं जो विकास के काम है वो अच्छे से कर पा रही हूँ। मैं अपना, कहा जाता है ना 100% अपना देना समाज को, तो 100% 100% मैं समर्पित हूँ अपनी लोकसभा के लिए, मैं समर्पित हूँ अपने देश के लिए। इसमें एक मैं और बात कहना चाहूँगी कि मैं सन्यासी, मुझे कमा के खाने का अधिकार नहीं है जी। तो इसलिए जो मुझे वेतन मिलता है वो वेतन मैं गरीब लोगों के सहयोग में लगाती हूँ। जैसे अभी एक गरीब बालिका की शादी थी और उसकी माँ रो कर के मेरे पास आई, तो मैंने 50,000 रुपये का चेक उसको दिया, निःशुल्क मैंने हॉल करवाया, और जो हो सकता था सहयोग वहाँ से भी मैंने वो करवाया। इसी प्रकार से मैं अन्य सहयोग करती रहती हूँ, हमारे वेतन का भाग उसमें जाता है, और मैं अपने को ईमानदारी से खाना और ईमानदारी से रहना, कम से कम हमें वहाँ जवाब देना है, वो कार्य मैं करती हूँ। इससे ज़्यादा समर्पण जो हो सकता है, समर्पण में कुछ बचता नहीं है, वो समर्पण मेरा अपने क्षेत्र के लिए, वो समर्पण हमारे देश के लिए है, और वो मैं पूर्ण करती हूँ। इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरी जनता मुझसे प्रसन्न है, मेरी जनता का काम मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, और मैं सांसद होने का कर्तव्य बहुत अच्छे से निर्वहन करती हूँ।
तो आपने सुना, ये थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि सांसद के तौर पर, एक लॉ मेकर के तौर पर वो न सिर्फ अपनी संसदीय परंपराओं का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रही हैं। आपने बहुत ईमानदारी से, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी और संसद टीवी के लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास और उसकी पूरी यात्रा पर संसद टीवी से विशेष बातचीत की। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और माननीय सांसद के साथ आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए मेरी पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।